Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is enzymes. Now here I can describe some MCQs related to this topic. Our first MCQ is the following is called biological catalysts. Correct option enzymes. Enzymes वो कैटलिस्ट हैं जो कि एक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं हर सेल में हर टाइम. The active site of enzymes consists of is only a few amino acid. enzymes का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. उसके एक पोर्शन में जो है पॉकेट बनी होती है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच करना होता है. तो वो जो पॉकेट होती है उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं. तो एक्टिव साइट है सॉलिड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है और फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड से. इस वजह से हमारा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है ओनली फ्यू अमाइनो एसिड्स. नाउ डैश द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स. ऐसी क्या चीज़ है जो ग्लोबुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है? करेक्ट ऑप्शन इज बल्क ऑफ अमाइनो एसिड. जो फ्यू जैसे कि बाकी ऑप्शंस में है फ्यू अमाइनो एसिड्स. फ्यू का मतलब है सिर्फ चंद एक, और मैनी का मतलब नॉट टू मच. तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर तो 3 डायमेंशनल होता है, उसके लिए हमें बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है. Often it contribute directly to the chemical reaction which bring about catalysis. Correct option is cofactor. कि ऐसी क्या चीज़ है केमिकल रिएक्शन में जो कि ब्रिंग करती है कैटालिसिस को, कैटालाइसिस के प्रोसेस को. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कोफैक्टर इसलिए है कि कोफैक्टर को सब कैटेगराइज किया जाता है इनटू एक्टिवेटर, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. ये सारे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर. ये सब फॉर्म है कोफैक्टर की. इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है कोफैक्टर. ये कोफैक्टर जो है केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमारा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड आउट होता है. अगर ये केमिकल एनर्जी रिएक्शन को ना मिले तो जो रिएक्शन है वो कैरी नहीं होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान एक ब्रिज बना रहेगा और कभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा. If non-protein part of enzymes is covalently bonded to the protein part, it is called prosthetic group. ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये ऑर्गेनिक फैक्टर है. ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर से मिलके बनता है जो कि नॉन डिटैचेबल है. इनका जो ये बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड नॉन डिटैचेबल होता है और इस वजह से इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. An activated enzymes consist of a polypeptide chain and a cofactor as. polypeptide chain जो होती है वो एपोएंजाइम की होती है और जब साथ में कोफैक्टर अटैच हो जाता है तो हम उसे होलो एंजाइम बोलते हैं. एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन. एंजाइम्स बहुत से हैं, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में काम करते हैं और वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक पीएच की कंसंट्रेशन होनी चाहिए और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की भी कंसंट्रेशन चाहिए. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव. अगर माइनर सा भी चेंज आज में या टेम्परेचर में तो एंजाइम्स का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो रिएक्शन को प्रोसीड आउट नहीं कर सकता. डैश पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग cell surface and thus produce inactive dash formed by the cell. पेप्सिन जो है वो एक डाइजेस्टिंग एंजाइम है और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एंजाइम्स की जो इंटरनल सरफेस होती है उसे डिस्ट्रॉय करे और उसकी वजह से जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजिन की वो है इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द स्टमक और वॉल ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्ट. इनसाइड द ल्यूमेन प्रोड्यूस होती है जो स्टमक की वॉल होती है वो प्रोटेक्ट होती है बाय म्यूकस. इसलिए स्टमक को इफेक्ट नहीं होता.
आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इट रिलीज अनअल्टर्ड एंड दस कैन बी यूज्ड अगेन। कि ऐसी क्या चीज़ है प्रोडक्ट्स बना देती है लेकिन और जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो फिर वो ऐसे ही इट इज़ अनअल्टर्ड फॉर्म में रिलीज आउट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। जैसे कि एंजाइम्स के तो नाम से ही पता चलता है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो स्पीड अप करता है, रिएक्शन को तेज़ करता है, लेकिन खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये अनअल्टर्ड फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है और इसको हम दोबारा से केमिकल रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम्स रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ तो क्या बनता है? तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एक स्पेसिफिक एंजाइम जाता है करीब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के तो एक्वस मीडियम में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन सम मेटाबॉलिक पाथवेज आर नॉर्मली प्रेजेंट टुगेदर। मेटाबॉलिक पाथवेज मीन्स स्टेप वाइज, एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा। तो इसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो डिफरेंट यूज़ होते हैं, लेकिन वो प्रिसाइज मैनर में आके एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अगर ऐसा ना हो कि हर एंजाइम्स अपने स्पेसिफिक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके अगर अटैच ना हो एक रिएक्शन में तो प्रोसीड आउट नहीं होता, इसलिए एंजाइम्स का प्रिसाइज ऑर्डर होना जरूरी होता है। द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स इज फॉर्म बाय डैश इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। करेक्ट ऑप्शन इज सम अमाइनो एसिड। जैसा कि हमें पता है कि एक्टिव साइट वो रीजन है जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके अटैच होता है और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है। तो एक्टिव साइट जो है एक ग्रूव और पॉकेट, मतलब एक अंदर की तरफ उभार से होता है एंजाइम्स के पोर्शन में, जो कि सिर्फ चंद अमाइनो एसिड, फ्यू अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। द रिएक्शन बिटवीन डैश एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट एंड बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम्स। क्योंकि जो कैटालिटिक साइट है एंजाइम्स की वो एक्टिवेट होती है जब एक सूटेबल सबस्ट्रेट जो है केमिकली बॉन्ड करता है बाइंडिंग एंजाइम्स की बाइंडिंग साइट पे, तब वो एक्टिवेट होती है। दिस मॉडल एंजाइम्स इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल के तहत जो एंजाइम है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जो एक्टिव साइट है वो भी रिजिड स्ट्रक्चर है, वो चेंज आउट नहीं होती। एक स्पेसिफिक शेप सबस्ट्रेट है वो उसके अंदर अटैच होता है और रिएक्शन प्रोड्यूस आउट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में जैसे जैसे स्टडी किया गया तो पता चला कि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो रिजिड है। अकॉर्डिंग टू डैश द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। जब ज़्यादा स्टडी किया गया तो कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो इंड्यूस फिट मॉडल के तहत रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, और ये मॉडल हमें दिया था कॉशलैंड ने। द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन। स्पेसिफिक एंजाइम से एक स्पेसिफिक रिएक्शन को चला सकता है क्योंकि उसकी जो केमिस्ट्री है, उसकी नेचर है, जो उसमें बॉन्ड की अरेंजमेंट है, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्पेसिफिक। अगर ये स्पेसिफिक ना हो तो एंजाइम मिसफिट होता है सबस्ट्रेट के लिए, और सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच ही नहीं होता और रिएक्शन प्रोसीड आउट नहीं होता। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रोवाइडेड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। क्योंकि अगर सबस्ट्रेट जो है सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड होता है प्रोडक्ट रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स। सबस्ट्रेट ने चेंज होना है, एंजाइम्स ने तो चेंज नहीं, सबस्ट्रेट ने चेंज होना है प्रोडक्ट्स में। तो अगर हम सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो ऐड कर दें तो एंजाइम्स की
कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ जो रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम डैश विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम मोर एक्टिव साइट। बाय जैसे कि हम एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एक्टिव साइट्स भी इंक्रीज होंगे। जैसे साइट इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे प्रोडक्ट सबस्ट्रेट ज़्यादा अटैच होंगे। जब ज़्यादा अटैच होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे एक ख़ास टाइम में। एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट concentration. The rate of enzymes action is increased for specific time. जैसे हम कह रहे हैं कि एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को हमने एक बार कांस्टेंट कर देना है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबस्ट्रेट जितने एक वक्त में प्रेजेंट हैं उतने सबस्ट्रेट जाके उस एंजाइम्स पे साथ अटैच हो जाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन जो बाकी के सबस्ट्रेट हैं एक टाइम में वो सबस्ट्रेट तो ऐसे ही फ्री पड़े रहेंगे ना, क्योंकि उनके पास तो एक्टिव साइट जिस पे जाके वो अटैच करें और प्रोडक्ट बनाएं। तो रिएक्शन जो है एक टाइम तक तो बढ़ेगा, एक स्पेसिफिक टाइम तक इंक्रीज होगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा जब तक प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। जैसे ही एक्टिव साइट खाली होना शुरू होगी और सबस्ट्रेट उस पे दोबारा से नहीं अटैच होंगे तब तक रिएक्शन की तरफ प्रोसीड आउट नहीं होगा। इस वजह से जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज करेगा स्पेसिफिक टाइम पे। द रेट ऑफ एंजाइम्स कंट्रोल्ड रिएक्शन में इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम लेवल। अगर हम जो रेट ऑफ एंजाइम है वो इंक्रीज करते जाएं टेम्परेचर को भी साथ में इंक्रीज करते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ऑप्टिमम लेवल मैक्सिमम टेम्परेचर के जो एंजाइम हैं वहाँ तक इंक्रीज होगा रिएक्शन। उसके बाद जो है वो रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसका रेट इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जो एंजाइम्स है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड हाई टेम्परेचर बिकॉज हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन जैसे कि यहाँ पे बताया है कि इंक्रीज होता है हाई टेम्परेचर पे क्योंकि वो हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो एनर्जी होती है हीट इंक्रीज ये हीट की फॉर्म में होती है। और जब जैसे जैसे हीट हमारे पास इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी सबस्ट्रेट की और एंजाइम्स मॉलिक्यूल की भी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर दोनों की ये एनर्जीज इंक्रीज होंगी तो रेट ऑफ एंजाइम्स का वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इनहिबिटर कैन बी इनटू 2 बेसिक टाइप्स, और ये बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को जब एक्ट करता है मेलोनिक एसिड पे तो बस क्या प्रोड्यूस आउट होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ फ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि जब हम मेलोनिक में ये जो फ्यूमेरिक प्रोड्यूस होता है जब सक्सिनिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन एटम निकाले जाते हैं और ये फ्यूमेरिक एसिड प्रोड्यूस आउट होता है एक एंजाइम में जिसे हम कहते हैं सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ऑफ द फॉलोइंग इज रीयूज्ड। किस चीज़ को हम रीयूज करते हैं? सब प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, इसे तो रीयूज नहीं कर सकते। एंजाइम्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और को एंजाइम्स को भी, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये अनअल्टर्ड फॉर्म में होते हैं। सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन इज पेप्सिन। पेप्सिन
जो है डैमेजिंग एंजाइम है और इसके पास एबिलिटी है कि डाइजेस्ट कर सके गट की वॉल को और उसे भी, उस सेल को भी जो इसे सक्रीट आउट करते हैं। इस तरह से इसको हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही सक्रीट आउट किया जाता है और जब इसकी ज़रूरत होती है इसे लेते हैं। Which of the following products will control this pathway through feedback activation? Correct option is E. Feedback activation से कि रिएक्शन प्रोसीड आउट होता जा रहा है। ये कैसे होगा? एंड प्रोडक्ट जो है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट ई है वो कंट्रोल करता है इंटायर रिएक्शन को, हाँ वो पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो। वन सबस्ट्रेट टूवर्ड बी, नेक्स्ट सबस्ट्रेट टू नेक्स्ट सबस्ट्रेट एट द एंड प्रोडक्ट। एक्युमुलेशन ऑफ ई विल कंट्रोल द अबव पाथवे। तो इसमें बताया क्या है, जब अगर लास्ट सबस्ट्रेट या लास्ट प्रोडक्ट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है? तो फीडबैक इनहिबिशन होता है। क्या पिछले वालों को मैसेज जाता है कि अब भाई बहुत प्रोडक्ट हो गए, अब प्रोडक्ट्स मत बनाएं। तो इस टाइप के फीडबैक को हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, क्योंकि सेल के पास लिमिटेड स्पेस होती है। प्रोडक्ट्स जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं जब ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत नहीं होती तो उन्हें इनहिबिट कर देते हैं उस फीडबैक को। अगर ये ज़्यादा अमाउंट पे बन जाए तो ये डिसऑर्डर्स कॉज कर देते हैं। तो फीडबैक इनहिबिशन में जो एंड प्रोडक्ट है वो इनहिबिटेड है फर्स्ट स्टेप को, कि अब और रिएक्शन को प्रोसीड आउट नहीं करना। हाँ, डेफिशिएंसी है। अगर ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस पाथवे को हम क्या कहेंगे? अब जब हमारे पास प्रोडक्ट्स कम हो रहे हैं तो हमें के रिएक्शन को दोबारा से चलाना है, तो इसके लिए जो हम फीडबैक यूज़ करते हैं वो फीडबैक एक्टिवेशन। ये एक चेन है बायोकेमिकल रिएक्शन का। अगर जो लास्ट प्रोडक्ट है वो डेफिशिएंट हो जाए तो जो फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का फीडबैक का वो एक्टिवेटेड हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो जो रिएक्शन है वो फिर से प्रोसीड आउट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ दिस इज़ और टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।